लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर वेदर, मौसम कहते किसे हैं। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मतलब कि हमारे वायुमंडल में, हमारे पर्यावरण में दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस आते हैं, उसे हम मौसम कहते हैं। चेंजेस यानी कि परिवर्तन किस प्रकार के? तापमान, वर्षा और सूर्य के विकिरण से संबंधित परिवर्तन। उदाहरण के लिए, कभी हमारे मौसम में गर्मी होती है तो कभी ठंडी, कभी आसमान में बादल छाते हैं और कभी वर्षा होती है। आखिर हमारी पृथ्वी पे ये मौसम कैसे बदलते हैं, कैसे ऋतु परिवर्तन होता है, तो इस सब के बारे में हम पहले ही अपने चैप्टर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमें देखना है वो है हमारे भारत के प्रमुख मौसमों के बारे में। हमारे भारत में दिसंबर से फरवरी तक पड़ता है ठंडा मौसम, यानी कि सर्दी का मौसम। इसके बाद मार्च से लेके मई तक चलता है गर्मी का मौसम, और गर्मी के बाद आती है हमारी वर्षा ऋतु, यानी कि जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम। और जब वर्षा के लौटने का वक्त होता है तब हमारे यहाँ होता है शरद ऋतु। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम। तो चलिए अब एक एक करके हम इन ऋतुओं, इन मौसमों को जानते हैं। सबसे पहले हमें देखना है शीत ऋतु, यानी कि कोल्ड वेदर सीजन, या फिर जिसे हम कहते हैं विंटर सीजन। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें हमारी पृथ्वी पे, हमारे उत्तरी गोलार्ध में जहां हमारा भारत स्थित है, वहां पे नहीं पड़ती, और उसके परिणाम स्वरूप हमारे उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ये देखिए, इस डायग्राम को हमने अपने अध्याय 3 में पढ़ा था। फिर से हम इसी डायग्राम से समझते हैं। ये है दिसंबर का मौसम। यहाँ पे ये देखिए, हमारा जो उत्तरी गोलार्ध होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही हैं, और हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। इसीलिए दिसंबर से फरवरी के मध्य हमारे यहाँ पड़ती है शीत ऋतु। और उसके बाद इसी की विपरीत स्थिति, जब सूर्य की सीधी किरणें हमारे उत्तरी गोलार्ध पे पड़ रही हैं, तब गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है, और उसे हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। बुक की परिभाषा भी देख लेते हैं। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। तो अभी तक हमने अपने कोल्ड वेदर और हॉट वेदर सीजन को पढ़ लिया, या फिर जिसे हम कहते हैं समर सीजन। अब हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। ये मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, और वे अपने साथ नमी को लाती हैं, और जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। देखिए, मानसून किस प्रकार आता है और किस प्रकार भारत में वर्षा होती है, इसे हम अपनी हायर क्लासेस में बहुत डीपली देखेंगे। लेकिन अभी मौसमों को पढ़ते समय हम सिर्फ इसका एक ओवरव्यू ले सकते हैं। ये देखिए, हमने पिछले चैप्टर में देखा था हमारे भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अभी तक हमारे भारत में ग्रीष्म ऋतु पड़ी, और ग्रीष्म ऋतु में हमारा तापमान अधिक हुआ, उससे हुआ वाष्पोत्सर्जन, और हमारे यहाँ का तापमान अधिक होने से जो वायु दाब है वो भी कम हो गया। और हमने पिछले अध्याय में ये भी देखा था कि जो वायु होती है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करती है। तो इस मौसम में क्या होता है, ये जो बंगाल की खाड़ी की पवनें हैं और ये जो अरब सागर की पवनें हैं, ये हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्र की ओर गति करती हैं, और यहाँ जो अलग अलग प्रकार के पहाड़ स्थित हैं उनसे टकराकर वर्षा करती हैं, और इसे कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। इसके बाद आता है मानसून के लौटने का मौसम, या जिसे हम कहते हैं शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, मतलब कि अब जो मानसूनी पवनें हैं वो लौट के जा रही हैं। ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस टाइम पे वर्षा होती है। साधारण भाषा में बात करें तो ये वो मौसम है जब सितंबर में वर्षा खत्म हो जाती है और अक्टूबर नवंबर में वर्षा के जाने का मौसम होता है, और हमारे मौसम में एक हल्की सी ठंडक फैल जाती है।
तो अब तक हमने कवर कर लिया अपने भारत के प्रमुख 4 मौसमों को, शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु को। अब हम देखते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु यानी कि क्लाइमेट। हम मौसम और जलवायु को कई बार एक दूसरे के पर्याय के रूप में उपयोग करते हैं, परंतु ये दोनों शब्द एक दूसरे से भिन्न हैं। जलवायु जो शब्द है ये मौसम का ही एक व्यापक अर्थ लिए हुए है। मौसम दिन प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन है, जबकि जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा है। अर्थात जब हम एक लंबे समय अंतराल के लिए मौसम को उसकी औसत दशा के अनुसार मापते हैं, तब हम उसे कहते हैं जलवायु। हमारे भारत की जलवायु को हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है जो है मौसम, और इसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय है। अब ये उष्णकटिबंधीय क्या होता है, ये हमने चैप्टर 2 में देखा था। यहाँ हमने देखा था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है उष्णकटिबंध, और हमारा भारत यहाँ पे स्थित है। कर्क रेखा हमारे बीच से जाती है, इसलिए हम हमारे भारत की स्थिति को उष्णकटिबंध की संज्ञा देते हैं, क्योंकि हमारा जो आधा भाग जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में है, वहां की ठंडक से हमें हमारा हिमालय पर्वत बचा लेता है। यहाँ पे आपके लिए चीजें हाईलाइट कर दी जाती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसे ग्रीन से, और उसके बाद जो कुछ कम इंपॉर्टेंट होता है उसे लाइट ब्लू कलर से, और उसके बाद जो फैक्ट और फिगर होते हैं उन्हें मैं लगभग पिंक कलर से हाईलाइट करती हूँ। चलिए, हमने अभी तक देखा कि जलवायु कहते किसे हैं। हमने जाना कि हमारे भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, और भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण हमारे यहाँ की जो अधिकतर वर्षा है वो होती है मानसूनी पवनों से, और इसीलिए हमारे भारत जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उसकी कृषि निर्भर है वर्षा पे। अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी भी स्थान की जलवायु निर्भर करती है उसकी स्थिति, उसकी ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच पर। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। और अपने पिछले अध्याय में ही हमने देखा था कि हमारे भारत की स्थलाकृतियां बहुत अधिक विभिन्न हैं, और इसीलिए हमारे भारत में जलवायु में भी क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। हमारे यहाँ राजस्थान में महामरुस्थल स्थित है, और जम्मू कश्मीर में बर्फीले और ठंडे पर्वत स्थित हैं। हमारे यहाँ तटीय क्षेत्र भी स्थित हैं जहाँ की जलवायु मध्यम है, और पश्चिमी और पूर्वी घाट भी। अब हमारे देश की चारों ऋतुओं और जलवायु के अर्थ को समझने के बाद हमें देखना है नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। हम देखते हैं कि हमारे भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कुछ छोटे पौधे जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, और इसके अतिरिक्त कुछ बहुत लंबे वृक्ष होते हैं जिनमें बहुत शाखाएं और पत्तियां होती हैं, जैसे कि नीम, आम। अलावा कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, जैसे कि नारियल। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उगते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। इन सभी वनस्पतियों का आकार में विभिन्नता है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की जलवायु में विभिन्नता है, इनकी वर्षा की मात्रा में विभिन्नता है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को दर्शाया गया है, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। इसके बाद अगली क्लासेस में हम अलग अलग प्रकार के वनों को पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है अलग अलग प्रकार के वृक्षों को। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.5 मीटर से लेके 60 मीटर सर्वाधिक ऊंचाई के वृक्ष हमारे भारत में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे झाड़ियां, तरुण वृक्ष, उद्गामी परत वाले बड़े बड़े वृक्ष सभी हमारे भारत में दिखाई देते हैं। इसके बाद हमें जिस टॉपिक को कवर करना है वो है हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। पर मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करने की जरूरत है कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है।
वन और वृक्ष हमारे लिए कितने जरूरी हैं, ये हम सभी जानते हैं। वन न केवल हमारे लिए इसीलिए जरूरी है कि वे हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि वे मृदा के अपरदन को रोकते हैं, हमें अनेकों उत्पाद देते हैं जैसे कि ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद आदि। और इसके अलावा वन वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास हैं। परंतु आज हम अपने विकास की अंधाधुंध दौड़ में वनों की कटाई कर रहे हैं और इन वन्य जीवों से उनका आवास, उनका आशियाना छीन रहे हैं। अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों के बारे में। वन विभिन्न प्रकार की वन्य जीवियों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है और ये हमारे देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। जैसे कि गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी और एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में मिलते हैं। इसके अलावा हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। और हमारे भारत के रेगिस्तान का जहाज, ऊंट तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल आदि भी हमारे देश भारत में पाए जाते हैं। और हमारे देश में केवल पशु ही नहीं, पक्षी भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर और इसके अलावा हमारे यहाँ पे तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल आदि पाए जाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं और शिकारियों से उन पक्षियों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा हमारे भारत में सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे कि कोबरा और करैत। जानते हैं कि वनों के कटने से हम जानवरों से उनके घरों को छीन रहे हैं और आज हमारे वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां तेजी से घट रही हैं और इसीलिए उन्हें बचाने हेतु हमारी सरकार नेशनल पार्क, पशु विहार और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित कर रही है। इसके अलावा सरकार हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर और हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को आरंभ कर रही है। इन वन्य जीवों के संरक्षण में हम भी अपना हाथ बटा सकते हैं। हम जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे उनकी हड्डी, सींग और पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। यहाँ पे भारत के कुछ पशु विहारों और नेशनल पार्क के बारे में जानने को कहा गया है, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके स्टेट में कोई से वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क या पशु विहार उपस्थित है। आप अपने स्टेट का नाम और उस अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिएगा। अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक के रूप में हम देख लेते हैं प्रवासी पक्षियों को यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स को। कुछ पक्षी जैसे पिनटेल बदक, करलियू, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश भारत आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। ये वे पक्षी होते हैं जो अपनी अनुकूल जलवायु के लिए प्रवास करते हैं यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ताकि उन्हें अपनी अनुकूल